वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जून 1965 की घटना है। मेरे शौहर जॉर्ज ने मुझे न्यूयॉर्क से तार के द्वारा ये खबर दी कि उन्होंने एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल का बंगला हडसन नदी के किनारे ख़रीद लिया है और मैं 4-5 बच्चों के साथ जब भी सही समझूं वहां पहुंच जाऊं। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही उनके साथ मैं न्यूयॉर्क आ गई। जॉर्ज हवाई अड्डे पर हम लोगों के वेलकम के लिए मौजूद थे। कस्टम वगैरह से फ्री होकर हम आखिरकार अपने मकान की तरफ चल दिए। रास्ते में जॉर्ज ने मुझे बताया कि इस नए मकान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी और जगह के हिसाब से उसकी ये कीमत ज़्यादा तो हरगिज़ नहीं बल्कि कम थी। जॉर्ज उस वक्त न्यूयॉर्क की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर थे, लेकिन मज़े की बात यह थी कि अभी तक उन्होंने वो मकान देखा नहीं था और ना ही उसमें रहे थे। रास्ते भर हम दोनों मकान को सजाने संवारने की प्लानिंग करते रहे। जॉर्ज कार चला रहे थे, मैं अगली सीट पर उनके साथ बैठी थी और पिछली सीट पर चारों बच्चों ने कब्जा जमा रखा था। नए मकान में शिफ्ट होने पर हम इसलिए भी खुश थे कि अब सारी फैमिली एक जगह ही रहेगी। आखिरकार जब हम अपने मकान पर पहुँचे तो मुझे स्पष्ट रूप से ये लगा कि ये मकान टेढ़ा है। जॉर्ज को मैंने इस बारे में बताया भी तो वो हंसकर टाल गए। हालांकि ये 100% सच्चाई थी, लेकिन मर्द अपनी गलती मान ले तो फिर वो मर्द ही क्या हुआ। थोड़ी देर बाद हम सब मकान के अंदर पहुंचकर उसका जायज़ा ले रहे थे। मालूम होता था कि यहाँ परसों से कोई नहीं रहा। इसी बीच जॉर्ज ने कुछ कंपनियों को टेलीफोन किए और थोड़ी ही देर में मकान के लॉन में चहल पहल नज़र आने लगी। कुछ लोग बिजली फिटिंग के लिए, कुछ नल और बाथरूम सही करने के लिए और बहुत से दूसरे फर्नीचर, कालीन, पर्दे और दूसरी चीज़ें लिए आ चुके थे। साथ साथ पड़ोस के बच्चे भी आ गए। उनसे बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि ये मकान लगभग 7 बरस से खाली पड़ा है। साफ तौर पर सबको ही ये तिरछा और टेढ़ा नज़र आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि मकान का ये झुकाव उसे हरगिज़ नज़र नहीं आता जो इसको ख़रीदता है। मकान के अंदर बाहर से आए कंपनियों के लोग अपने अपने काम करने में बिजी थे और हम सब बच्चों के साथ लॉन में बैठे थे। तभी एक प्लम्बर ने आकर बताया कि जिस मंजिल पर वो काम कर रहा है उसकी छत पर धमाचौकड़ी की आवाज़ें आ रही हैं। कई दफ़ा उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि जैसे कोई छत तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जॉर्ज ने वैसे तो इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वो उसके साथ हो लिए। 20 मिनट बाद जब हम पड़ोसियों में से एक घर की तरफ से भेजी हुई चाय पी रहे थे तो जॉर्ज ने आकर बताया कि जिस छत से ये आवाज़ें आ रही थीं वो एक बंद कमरे की छत है। कमरा बाहर से लॉक था। खोलकर देखा गया तो वहाँ किसी चीज़ का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन प्लम्बर बार बार कह रहा था कि उसको ऐसी सख्त और भयानक आवाज़ें सुनाई दी कि वो अपने काम को जी लगाकर नहीं कर सकता था। प्लम्बर के अलावा किसी और ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। जॉर्ज ने मुझे हंसते हुए बताया कि कई लोग जो शोर शराबे में काम करने के आदी होते हैं उन्हें सन्नाटे और खामोशी के आलम में ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये दरअसल प्लम्बर का वहम था और उसके कान बज रहे थे। शाम को 4 बजे जब सारा बंगला फर्निश हो गया और कंपनी के लोग अपने अपने बिल देकर रवाना हो गए तो हम सब इत्मीनान और सुकून के साथ अंदर पहुँचे और ये तय करने के बाद कि लड़कियां कहाँ रहेंगी और लड़के किन कमरों में रहेंगे, हम दोनों ने अपने लिए पहली मंजिल में 2 कमरे चूज़ किए और फिर अपना थोड़ा सा सामान जो मैं विस्कांस से ले आई थी और वो जो जॉर्ज अपने होटल से लाए थे करीने से रख दिया। इस शुरुआती काम के दौरान मैंने एक अजीब बात ये महसूस की कि सेम वक्त कोई न कोई साये की तरह
मेरे साथ लगा रहता था। सूरत तो नज़र नहीं आती थी, लेकिन उसके कदमों की चाप बराबर सुनाई देती रहती थी। लेकिन मैंने इस वहम का जिक्र न तो जॉर्ज से किया और न बच्चों से। हम दोनों बहुत दिनों के बाद मिले थे और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि आज की रात जॉर्ज के दिल और दिमाग पर ऐसा बोझ डालूं कि वो अपना सुकून बर्बाद कर बैठे। रात का ज़्यादा हिस्सा हमने जाग कर गुजारा। बहुत सी बातें बच्चों के फ्यूचर के बारे में हुई और बहुत सी प्लानिंग बच्चों के बारे में बनाई गई, और फिर हम थक हार कर सो गए। सुबह सुबह मेरी लड़की समंथा ने मुझे नाश्ते पर बताया कि उसके कमरे में एक खिड़की अच्छी तरह बंद करने के बावजूद कई बार अपने आप खुलती और बंद होती रही। मैंने उसे इत्मीनान और दिलासा देते हुए कहा कि लंबे वक्त से ये मकान बंद रहा है, इसलिए इसके बोल्ट और चिटकनी ख़राब हो सकते हैं। और बात आई गई हो गई। उसी सुबह को जॉर्ज नाश्ते के बाद कार लेकर अपनी ड्यूटी पर चले गए और बच्चे नीचे लॉन में जाकर खेलने लगे। मैं एक बालकनी से हडसन नदी के शानदार नज़ारे देखने में खोई हुई थी कि मुझे लगा जैसे मेरे बिल्कुल नज़दीक कोई खड़ा है। हद ये है कि उसके सांसों की हवा मेरे गर्दन में गुदगुदी करती हुई महसूस हो रही थी। मंजर कुछ इतना दिलकश और ख़ूबसूरत था कि मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैं दिल को यही दिलासा देती रही कि मेरे बच्चों में कोई खेल छोड़कर मेरे पास आ गया होगा। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कान में कुछ धीरे से कहा, डार्लिंग, ये मकान छोड़ दो। ये आवाज़ धीमी थी और इसमें कुछ जॉर्ज की बातचीत करने के तरीके से मिलती जुलती थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न मेरे बच्चों में से कोई और न जॉर्ज। एक बार फिर मैं उसी खूबसूरत मंजर को देखने के लिए इस वहम को झटक करके उस तरफ देखने लगी, लेकिन फिर वही फुसफुसाहट, वही गर्दन में किसी के सांसों से गुदगुदी का एहसास होने लगा। तो मैंने वहाँ से हट जाने को ही सही समझा। लेकिन अब जब मैं नीचे की मंजिल पर आने के लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो मुझे किसी दूसरे के कदमों की चाप बराबर सुनाई देती रही। इस वहम को दूर करने के लिए जब मैं खड़ी हो जाती, तो वो रहस्यमयी आहटें भी सुनाई नहीं देती। आखिरकार मैं अपने कमरे में आकर पवित्र किताब पढ़ने लगी। जॉर्ज शाम को वापस लौटे तो मैंने उन्हें सुबह की घटना बताई, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह हंसकर टाल दिया। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया और मैं बराबर उन अनदेखे कदमों की चाप और कुछ दूसरे नज़र न आने वाले सायों की चहल पहल और आहटें सुनती रही। एक दिन मुझे समंथा ने बताया कि न जाने कौन सी ताकत उसे रोज़ाना ठीक 5 बजे बिस्तर से उठा देती है। जब भी वो उठ जाती है तो घड़ी में ठीक 5 बजे होते हैं। मुझे मालूम था कि समंथा की आदत सुबह देर से उठने की है। इस बारे में समंथा ने मुझे कुछ और नहीं बताया, बस यही कि कोई उसको ठीक 5 बजे सोते हुए जगा देता है। एक रोज़ मैं सीढ़ी पर चढ़कर एक तस्वीर लगा रही थी कि मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, डार्लिंग, ये मकान छोड़ दो। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इस बार डर और दहशत का ये आलम था कि मेरे पांव लरजने लगे और मैं चीख कर सीढ़ी से नीचे आ गिरी। इस हादसे के दौरान मुझे महसूस हुआ कि ज़मीन पर गिरते वक्त किसी ने मुझे अपने हाथों में थाम लिया था। अगर ये एहसास गलत था तो ये कैसे हुआ कि ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी मुझे कोई चोट नहीं आई और न जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द महसूस हुआ। धीरे धीरे उस मकान में रहते हुए हमें 2 महीने गुजर गए। मेरे और समांथा के अलावा किसी को भी इन रहस्यमयी और भूतिया हादसों का एहसास नहीं हुआ।
मगर मकान छोड़ देने की दरख्वास्त, मगर मकान छोड़ देने की रिक्वेस्ट, फुसफुसाहट और कानाफूसियाँ लगभग 60 बार मेरे कानों में आ चुकी थी। उस दौरान कई एक मेहमान हमारे यहाँ आए और उनमें से कई एक औरतों ने मेरे इस वहम को सही ठहराया और कहा कि ये मकान रहस्यमयी आहटों और सरसराहटों से भरा हुआ है। जॉर्ज को मैंने कई बार इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ही दलील उनके सामने आती कि जब घर के रहने वालों को उन आत्माओं से कोई तकलीफ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो इसे छोड़ने या घबराने की कोई वजह नहीं है। बहरहाल एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ हमारे घर में बल्कि न्यूयॉर्क के आला तबकों में एक हलचल सी मचा दी। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैरान खड़े हो गए। बात यह थी कि मैं घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल कॉलेज गए हुए थे और जॉर्ज ड्यूटी पर, और मैं उन रहस्यमयी आहटों से खुद को दूर रखने की वजह से पवित्र किताब के पन्ने उलट रही थी कि मुझे 2 पन्नों के बीच में एक चेक नज़र आया जो बिल्कुल उजला और नया नया सा था। ये चेक जॉर्ज के नाम था और उस पर किसी हेनरी हडसन के दस्तखत थे। चेक पर लिखी रकम 4 लाख और कुछ हज़ार डॉलर के बराबर थी और उस पर लिखी हुई तारीख इसी दिन की थी जिस दिन मैंने इस चेक को पाया था। 2-3 बातों ने मुझे हैरत में डाल दिया था। एक तो ये कि ये पवित्र किताब मेरे ज़ाती रैक में रखी रहती थी और जॉर्ज का उसको हाथ लगाना असंभव सा था। दूसरे ये कि जैसे ही मैंने इस चेक को हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया, वही रहस्यमयी आवाज़ फिर कानों में आने लगी, लेकिन एक बदलाव के साथ। डार्लिंग, अब भी इस मकान को नहीं छोड़ा तो पछताओगी। ये आवाज़ सुनते ही मेरे जिस्म में कपकपी छा गई और मैंने जॉर्ज को फ़ोन करके फ़ौरन घर आने के लिए कहा। 1 घंटे बाद जॉर्ज को मैंने वो चेक दिया और सारी कहानी सुनाई। जॉर्ज अब सीरियस हो चुके थे। आखिरकार हम दोनों पास के बैंक पहुँचे और उसके मैनेजर को वो चेक दिया तो वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहने लगा, ये चेक जारी करने वाला तो 10 साल पहले मर चुका है, मगर उसकी एक वसीयत ये थी कि जब भी कोई ऐसा चेक जिस पर नीचे मकान की कीमत लिखी हो तो बिना किसी हुज्जत के उसे भुना दिया जाए। और ये सच्चाई थी कि उस चेक पर ऐसे शब्द लिखे थे। मैनेजर ने कैशियर को बुलाकर उसे वो चेक थमाते हुए कहा कि इसकी रकम मिस्टर जॉर्ज को दे दी जाए, और ये कहकर वो बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब हम उस मकान को खाली कर रहे थे तो चेक की ये दास्तान अखबारों में छप चुकी थी और उनमें हैरत के साथ ये लिखा था कि चेक साइन करने वाला 10 साल पहले मर चुका है और उसकी मौत इसी हडसन के बंगले में हुई थी जो हमने ख़रीद लिया था। इसके साथ साथ एक और दिल दहला देने वाली बात ये थी कि मकान के लेन देन की रजिस्ट्री और दूसरे खर्चों पर जो रकम जॉर्ज ने खर्च की थी, वो बिल्कुल उतनी ही रकम इस चेक के ज़रिए हमको पे की गई रकम के बराबर थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।